दिवाली की रोशनी, छठ का अर्घ और ठेकुआ अब केवल घर, गलियां या गांव के घाट तक सीमित नहीं, क्योंकि इनकी पहचान अब यूनेस्को के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि इन दोनों महापर्वों को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में नॉमिनेट किया गया है। तो आज का लेक्चर इन्हीं दोनों महापर्वों को डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें और देखें किस तरीके से हमारे दोनों महापर्व पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि क्या है ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि क्या है इसका महत्व और क्यों सभी देश चाहते हैं कि उनके पर्वों को, उनके नृत्य को, उनकी संस्कृतियों को यहां पे दर्जा मिल जाए। तो देखिए बच्चों, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। यूनेस्को इंटेंजिबल, जब भी हम लोग शब्द की बात करते हैं इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। याद रखेगा, जब भी हम हेरिटेज यानी विरासत की बात करेंगे तो विरासत में दो तरीके की चीजें होती हैं। पहली होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आगरा का ताजमहल हम छू सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली का लाल किला हम छू सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन किसी नृत्य को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। गरबा को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से छठ पूजा को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरीके से दिवाली को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जो यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, इसमें हम किस चीज को डालते हैं? इंटेंजिबल कल्चरल को डालते हैं। इंटेंजिबल यानी कि जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक रामलीला नाम का एक प्रोग्राम आता है, ये हमारे इस लिस्ट में शामिल हो चुका है ऑलरेडी। हम रामलीला को फील करते हैं, देखते हैं, राम जी को छू सकते हैं, लीला को थोड़ी छू सकते हैं। समझिए इस बात को। ठीक है, उसके बाद कुंभ मेला की बात करते हैं, तो कुंभ मेला को हम लोग क्या करेंगे? फील करेंगे, इंजॉय करेंगे, अपनी आस्था से जोड़ेंगे, प्रभु की लीला की महिमा गुणगान करेंगे। ये सब कुछ हम फील कर सकते हैं, हम लोग इन्हें छू नहीं सकते हैं। हम छू किसे सकते हैं? हमारी विरासत जो कि बिल्डिंग के रूप में है, हमारी विरासत जो कि किसी पार्क के रूप में है, हमारी वो विरासत जो कि पुराना कोई ऐसा मंदिर वंदिर है, उनके रूप में हम उनको छू सकते हैं। तो जब भी विरासत की बात करेंगे, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, मंदिर, बिल्डिंग, कोई ऐसा मकबरा वगैरह कुछ भी। ठीक है, लेकिन इनटेंजिबल जिनको हम लोग सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इनटेंजिबल की, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। क्लियर है पॉइंट? तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है लिविंग ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी संस्कृति चल रही है, ठीक है, जो हमारे रीति रिवाज चल रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिशंस है। और लिविंग का मतलब जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई त्योहार हो गया हमारा, जैसे कोई रीति रिवाज हो गया हमारे, जैसे कि कोई डांस हो गया, फोक डांस हो गया, कोई क्लासिकल डांस हो गया, जैसे कि कोई गीत गाना हो गया, जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गया, जैसे कि क्राफ्ट हो गया, जैसे कि कोई कमिटी के प्रैक्टिसेस हो गई, या फिर ऐसी कोई प्रथा जो कि हमारे जनरेशन से जनरेशन तक चली आ रही है, उसकी पहचान, उसका जो अस्तित्व है वो बिना बदले। जैसे कि दिवाली हमारी जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, उसका अस्तित्व बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस तरीके के जो भी त्योहार, डांस वांस, स्टोरी टेलिंग, गिनती, जो गाना, जो कुछ भी होता है, हम लोग इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों? याद रखेगा। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हम उन्हीं चीजों को नोट करते हैं जो कि हमारी विरासत है, लेकिन इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो हमारी आस्था से जुड़ी है, जो हमारी आत्मा से जुड़ी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया दिया जाता है इस लिस्ट में शामिल करने के लिए। जब भी हम लोग यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट की बात करते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि भैया हम किसी त्योहार को शामिल करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। जैसे कि हमने दिवाली और छठ को हमने नॉमिनेट किया है ना, ठीक है, तो किस आधार पर किया है, तो वो आधार देख लेते हैं। पहला आधार आप लोग देखोगे, ठीक है, कि कम्युनिटी प्रैक्टिस और कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ये एक ऐसा त्योहार हो सकता है, ऐसा
ऐसा डांस हो सकता है, ऐसा सॉन्ग हो सकता है जिसे कोई एक इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा, पूरी कम्युनिटी परफॉर्म कर रही है, पूरे समाज उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उस तरीके के किसी भी रिचुअल को, उस तरीके के किसी भी प्रैक्टिसेस को हम लोग इसमें लिस्ट में डाल देते हैं, और जो लगातार चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला कम्युनिटी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मैंने ग्रुप में प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, और कंटिन्यूटी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो सेफ गार्डिंग प्लान अवेलेबल, यानी उसको बचाने का हमारा प्लान पहले से तैयार हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि गरबा, गरबा इस लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो गरबा को बचाने का प्रोग्राम क्या है कि हर साल हम लोग गरबा करेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में। हर साल हमारे पूरे देश में गरबा खेला जाता है, त्योहार मनाया जाता है। जैसे दुर्गा पूजा के दिन पास आने लग जाते हैं, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, महीना डेढ़ महीना दो दो महीने तक इसकी प्रैक्टिस चलती रहती है, और ये जनरेशन टू जनरेशन सेफली चलता चला जाएगा। ये प्लान है कि हम इसको कैसे आने वाली जनरेशन को हम लोग पास करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे मैं बिहार से हूं, और बिहार में ना एक बहुत ही अच्छी प्रथा है, होली के टाइम पे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग सुबह शाम बैठ के ना होली में गाना गाते हैं, ढोल मंजीरे ढोलक वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसमें हम लोग भी जाते हैं। अब हम लोग उनसे सीख रहे हैं, हमारे बाप दादाओं से। अब उनके बाद ये हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो सीखेगी। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक गनई, उसको हम बोलते हैं गनई, बोलते हैं गनई। ठीक है, तो गनई पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहेगी। तो इसी तरीके से उसको बचाने का प्लान होना चाहिए। जैसे कि हमारे बाप दादा गनई को बचा रहे हैं हमें सिखा करके, हम गनई बचाएंगे अपनी आने वाली जनरेशन को सिखा करके, वो गनई बचाएंगे उनके आने वाली जनरेशन को सिखा करके। इसी तरीके से जो प्लान अवेलेबल होना चाहिए आने जो भी हमारा रिचुअल को हम इस लिस्ट में डालना चाहते हैं उसके लिए। तीसरा पॉइंट, कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, सोशल वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान बोल दे अरे मेरे दादाजी इस तारीख को गुजरे थे, ठीक है, और इस तारीख को पूरा गांव दुखी था, तो चलो इसको ना हम किसी उसमें रिचुअल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। ये इंडिविजुअल है आपका, आपके दादाजी हैं, समझिए इस बात को। ठीक है, ये हमारे पूरे कल्चर की पहचान होनी चाहिए। जैसे कि दिवाली पूरे कल्चर की पहचान है, गरबा पूरे कल्चर की पहचान है, रामलीला पूरे हिंदुस्तान की पहचान है ना भाई साहब। ठीक है, दशहरा पूरे हिंदुस्तान की पहचान है, दुर्गा पूरा पूरे हिंदुस्तान की पहचान है। वैसे ही हमारे कल्चरल पहचान होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल इंसान का नहीं। ठीक है, सोसाइटी यानी सामाजिक वैल्यू होनी चाहिए उस पूरे रीति रिवाज का, जिसको हम यहां पे डालना चाहते हैं। अगला आता है ट्रांसमिशन थ्रू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पास होती चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो जाए, नहीं भाई, इस जनरेशन से अगली, अगली से उसकी, उसकी से उसकी, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होनी चाहिए। तो 4 क्राइटेरिया यहां पे दिए गए हैं, जिसके बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस त्योहार को, किस गाना को, किस नृत्य को इस लिस्ट में डालेंगे, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि यहां पर दिवाली और छठ को क्यों नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, एक और बात, नॉमिनेट का मतलब क्या है? नॉमिनेट का मतलब यह है कि भारत ने अपनी तरफ से दिवाली और छठ को चुना है इस लिस्ट में डालने के लिए। और अभी दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है जो 13 दिसंबर तक चलने वाली है। ठीक है, जो 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर में चल रही है। ठीक है, याद रखना 2025 अभी चल ही रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, 20वां 20th सेशन है, 20th सेशन है। किस चीज का 20वां सेशन है? ठीक है, तो इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, क्लियर पॉइंट, याद रखना। या फिर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो मीटिंग चल रही है ना, 20वां सेशन अभी दिल्ली में चल रहा है, और इसी दिल्ली में भारत ने छठ और दिवाली को नॉमिनेट करने का फैसला किया है कि भैया सर, ठीक है, आप यूनेस्को सर हमारे दिल्ली और ये हमारी दिवाली और छठ पूजा को आप ये मान्यता, ये दर्जा दे दो, इसलिए नॉमिनेट किया गया है। तो क्यों नॉमिनेट किया गया है? देखिए, पहला तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेलिब्रेशन। भाई साहब, दोनों फेस्टिवल प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा एवरी ईयर। ठीक है, यहां पे करोड़ों लोग मनाते हैं, तो कम्युनिटी सेलिब्रेशन हुआ, यानी किसी एक इंडिविजुअल का सेलिब्रेशन नहीं है, इंडिविजुअल का त्योहार नहीं है। ठीक है, किसी का व्यक्तिगत कोई त्योहार नहीं है, पूरी कम्युनिटी का है। दूसरा, डीप कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, यानी कि दोनों में प्योरिटी दिखाई देती है, दोनों में ग्रेटिट्यूड, डिवोशन, विक्ट्री ऑफ गुड, यानी कि अच्छाई की जीत दिखाई देती है। दोनों में दिखाई देता है, डिवोशन दिखाई देता है, भक्ति दिखाई देती है। और ये किसी एक की भक्ति नहीं, किसी एक का डिवोशन नहीं, किसी एक का ग्रेटिट्यूड नहीं है, पूरे देश का ग्रेटिट्यूड है, ये दिखाई देता है। तीसरा, यूनिक ट्रेडिशन
और रिचुअल्स एक अलग प्रकार के रिचुअल्स हैं, जैसे कि छठ पूजा में पानी में उतर के डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। ठीक है, ये एक यूनिक ट्रेडिशन है। दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान सजा दिया जाता है। अब आजकल हिंदुस्तान क्या, विदेशों में भी दिवाली मनाई जा रही है, पूरा विदेश भी सजा दिया जाता है। तो एक यूनिक ट्रेडिशन है, यूनिक कल्चर है, देखने के लिए मिलता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास किया जा रहा है। हम छठ पूजा के बारे में पढ़ाते नहीं है किताब में कि हमारा छठ पूजा ऐसा है, दिवाली पूजा ऐसे ना, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाजों को देख करके हमारी जनरेशन सीख रही है। जैसे कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी अपने माता पिता से सीखे थे, हमारे माता पिता से हम सीख रहे हैं, हमारे से हमारे आने वाले बच्चे सीखेंगे, उनसे उनके बच्चे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। तो ये दोनों ही जो दिवाली की बात कर रहे हो और छठ पूजा की बात कर रहे हैं, इनमें वो सारे के सारे गुण हैं, इनमें वो सारे के सारे क्वालिटीज हैं इन दोनों त्योहारों में, जिससे कि इनको इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। किस लिस्ट में? यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, इसीलिए भारत ने यहां पे नॉमिनेट किया है। अब सर क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं बच्चों, पहली बार नहीं हो रहा है। ये 15 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 15 ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, आईसीएच का मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 15 ऐसे एलिमेंट्स हैं भारत के जो कि इसमें नामित हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि कुट्टियट्टम, ठीक है, एक संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है। थिएटर होता है ना जो नाटक करते हैं स्टेज पे लोग, है ना, तो ये संस्कृत का थिएटर ट्रेडिशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुट्टियट्टम, ये भी शामिल है। ठीक है, वैदिक चैंटिंग ट्रेडिशन, वेदों का मंत्र वगैरह पढ़ना, तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं भाई साहब, जो मंत्र नहीं है, वो जीवन जीने की कला है। हर एक मंत्र में आपको जीवन जीने की कोई ना कोई कला बताई गई है, तो ये भी शामिल किया गया है। रामलीला शामिल किया गया। उसके बाद रम्मान फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये भी किया गया है। ठीक है, उसके बाद कैलबेलिया फोक डांस, राजस्थान का कैलबेलिया डांस है, ये भी जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, इसे शामिल किया गया है। उसके बाद ठीक है, संकीर्तना सिंगिंग, जो ड्रमिंग, मणिपुर में जो ड्रम बजा बजा के मणिपुर में गाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ठीक है, संकीर्तन सिंगिंग, संकीर्तन, कीर्तन, भगवान का कीर्तन करते हैं ना, उसी तरीके से संकीर्तन। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग जो लद्दाख का है, ठीक है, छाऊ डांस ईस्ट इंडिया बेल्ट का है, छाऊ, ये ईस्ट इंडिया बेल्ट का पूरा आप डांस देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखना, ठीक है, मुंडियेट्टू रिचुअल आर्ट केरला का मुंडियेट्टू रिचुअल। ठीक है, कुंभ मेला जो है, जो हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा रिचुअल है, 4 जगह लगता है। ठीक है, 12 साल के बाद लगाया जाता है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखना योगा ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, गरबा डांस भारत का। उसके बाद ठीक है, थथेरस मेटल क्राफ्ट, एक मेटल क्राफ्ट बनाया जाता है थथेरस का, पंजाब में ठठेरस। ठीक है, ठ से ठठेरा पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, दुर्गा पूजा फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद नवरुज फेस्टिवल है, ये मल्टीनेशनल, यानी मतलब हर एक बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, जिसमें इंडिया एक इस तरीके से, इंडिया एक इसमें पार्ट है, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि 15 के 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं तो आप 2-3 बार इसके नाम को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या है और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो 2025 में हो रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर बताया। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल जो आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का 20th सेशन, 20वां सेशन हो रहा है। कहां पे हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है? तो 8 से 13 दिसंबर तक हो रहा है। और कहां पे हो रहा है? लाल किला पे हो रहा है। ठीक है, लाल किला पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, 2025 वाला। ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है 20वां आईसीएस कमिटी सेशन। ठीक है, यानी कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का 20वां सेशन इंडिया होस्ट कर रहा है। कहां पे? रेड फोर्ट यानी लाल किला, नई दिल्ली में, 8 से 13 दिसंबर 2025 तक। कितने देश यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 79 कंट्रीज, 79 देश, यानी कि 69, यानी कि 79 देश यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉमिनेशंस कितनी आई हैं? तो 67 नॉमिनेशंस का मतलब क्या है? यहां पे 67 नामांकन आए हैं। नामांकन का मतलब क्या है कि अलग अलग देशों ने, ठीक है, अलग अलग देशों ने अपने त्योहारों को, अपने डांस को, अपने संस्कृति को, अपने हेरिटेज को यहां पे नामित किया है। ठीक है, जिसमें हमारा दिवाली और छठ पूजा भी है। उन सबको रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है, फोकस चीज पे है लिविंग हेरिटेज, जो हमारी विरासत आज की डेट में जिंदा है, उसे और ज्यादा पूरी दुनिया तक बढ़ावा दिया जाए। चाहे हमारा दिवाली हो, छठ पूजा हो, या गरबा हो, या फिर हमारा जो दुर्गा पूजा हो, छाऊ डांस हो,
कोई भी ऐसा डांस हो, कोई भी ऐसा ठठेरा पंजाब वाला हो, तो इस तरीके से जो हमारे कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ये पूरा पूरा फोकस किया जा रहा है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है बच्चों, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मैं दे पाया हूं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना ही बताना है कि अभी तक पूरी दुनिया में कितने ऐसे रीति रिवाज या कितने ऐसे आइटम्स हैं जो कि इस लिस्ट में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो चुके हैं। आपको सिर्फ नंबर बताना, संख्या बताना, टोटल पूरी दुनिया में कितने हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आपके सामने। तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद।